Hi everyone. So this is the fifth part of our first chapter, and in this video we'll discuss these points that are India and the Cold War and arms control treaties. So now let's discuss one of the most important topic of this chapter, India and the Cold War. And now what is India and the Cold War? तो कोल्ड वॉर में इंडिया के साथ जो नाम यूज़ किया गया है कोल्ड वॉर का, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम दो मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो इंडिया का रोल क्या रहा है कोल्ड वॉर के अंदर, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं कोल्ड वॉर के। तो ये एक चीज़ नहीं है, कोल्ड वॉर से इंडिया भी कनेक्टेड था। हमने ये नहीं सोचना है कि जो कोल्ड वॉर है वो सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था या वही दो इंक्लूड थे इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कोल्ड वॉर से इंडिया को कनेक्ट करती हैं, या सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बहुत से देशों को, लगभग पूरे वर्ल्ड को कोल्ड वॉर से कनेक्ट करते हैं। तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। तो जो नाम के लीडर्स थे, जितने देशों ने स्थापना की थी, हमें पता है उनमें से इंडिया एक था। तो नाम के लीडर होने के नाते इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है कोल्ड वॉर की तरफ, वो दोहरा रहा है। अब दोहरा कैसे देखते हैं हम, दो कौन से रिस्पॉन्स दिए थे मेन इंडिया ने। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। तो एक लेवल पर क्या है, एक प्रतिक्रिया थी इसकी कि जो दो अलायंसेस थी, जैसे कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो अलायंसेस थे, उनसे दूरी बनाए रखना, उचित दूरी बनाए रखना, इसको संभाल कर रखना दूरी को। तो ये तो बिल्कुल मेन पॉइंट है इसका नाम का कि किसी भी अलायंस में इनको मिलना नहीं था, इनसे अलग रहना था। एंड सेकेंड, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances। अब पहले तो ये था कि इनको उचित दूरी बनाए रखनी थी अलायंसेस से। सेकंड में है कि जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, जो नई कंट्रीज़ जो थी आज़ाद हो रही थी, उन वो जो मिलते जा रहे थे ना, अलायंसेस के अंदर बंटते जा रहे थे, ये उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे थे। ये उनको भी बोल रहे थे कि आप लोगों को भी नहीं मिलना है इसमें, आप लोगों को अलग रहना है, वरना आपकी कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो आगे है, इंडियाज़ पॉलिसी वॉज नीदर नेगेटिव नॉर पैसिव। अब जो इंडिया की पॉलिसी है वो ना तो नकारात्मक है और ना सकारात्मक है। अब ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ना तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इनसे बिल्कुल अलग रहो, कोल्ड वॉर से लगा लो, या फिर ये बोल रहे हैं कि कोल्ड वॉर में बिल्कुल मतलब पार्टिसिपेट करो अच्छे से। ये दोनों ही चीज़ें नहीं करने को बोल रहे हैं। दूरी बनाने का मतलब है कि जो उचित दूरी रखो, अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको गलत बताओ, कोई सही काम करता है तो उसको सही बताओ, लेकिन ये नहीं करना है कि हमने छोड़ देना है, दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन हमें इसमें इंक्लूड ही नहीं होना है। As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of fleeing away। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि जो ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है वो बाहर चले जाने की, दूर हो जाने की कोई पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब ये तटस्थता या पृथकतावाद की पॉलिसी नहीं है कि हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं है वर्ल्ड से। तो इसमें जो गलत है उसको गलत बताएंगे, सही है उसको सही बताएंगे। मतलब एक तरीके से पार्टिसिपेट तो करेंगे कोल्ड वॉर में, लेकिन किसी अलायंस में नहीं शामिल होंगे हम, ताकि उस कोल्ड वॉर को बढ़ावा ना दिया जाए, बल्कि कोल्ड वॉर को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। इसके विपरीत इंडिया क्या कह रहा है कि जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, शामिल रहो अच्छे से, लेकिन करना क्या है कि जो कोल्ड वॉर के जो राइवलरीज हैं उनकी दुश्मनी को हमने कम करना है। मतलब कोल्ड वॉर के जो खतरा बढ़ रहा है उसको कम करते जाना है। इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेज। इंडिया ने जो अलायंसेज है उनके बीच में डिफरेंसेस को या मतभेदों को भी कम करने की कोशिश की, एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ फुल स्केल वॉर। और इसीलिए जो ये राइवलरीज थी इनके बीच में मतभेदों को भी कम किया, ताकि जो ये एक फुल स्केल वॉर का खतरा पैदा कर रहे थे उसको कम किया जा सके, ये उससे छुटकारा पाया जा सके। इंडियन डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मीडिएट बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ जिन्हें कहते हैं, जो राजनीति में बहुत उत्तम होते हैं, या लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या करते थे, जो कोल्ड वॉर के राइवल्स होते थे, जो दुश्मन होते थे एक दूसरे के, उनके बीच में कम्युनिकेट और मीडिएट करने का रोल निभाते थे, ताकि उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं उनको कम किया जा सके, या उनके बीच जो गलत फहमियाँ हो रही हैं उनको बातचीत के द्वारा मिटाया जा सके।
सच एज इन द कोरियन वॉर इन द अर्ली 1950s। और इसका एक एग्जाम्पल हम कोरियन वॉर में देख सकते हैं जो 1950 के दशक की शुरुआत में हुआ था, जहाँ भी हमारे इंडियन जो लीडर्स थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे रोल निभाए थे। It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission। तो ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जो इंडिया ने क्या किया, जो नॉन अलाइंड ग्रुप थे जिनमें वो देश थे जो यूएस या यूएसएसआर के अलाइज में नहीं मिलना चाहते थे, उनसे अलग रहना चाहते थे, उनको भी इंडिया ने इस मिशन में इन्वॉल्व कर लिया। क्योंकि इनका मानना क्या था कि अलग रहने से कुछ नहीं होता, मतलब इन राइवल्स से दूरी बनाने से हम कोल्ड वॉर को कम नहीं कर सकते, बल्कि हमें इनके बीच में मध्यस्थता निभानी होगी ताकि इनकी जो दुश्मनी है उसको हम कम कर सकें। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by US and USSR। तो अब कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिव रखने की, जो यूएस या यूएसएसआर के अलायंसेस से कनेक्ट नहीं थी या उनके द्वारा लीड नहीं किए जाते थे। और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं सार्क का, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, एंड डोंट वरी, इसके बारे में हम आगे बुक में पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन एग्जांपल तो यूएनओ ही है, इसको तो लगभग सभी जानते होंगे। तो उनको क्या है, इसने एक्टिव रखने की कोशिश की थी इंडिया ने, ताकि कोल्ड वॉर में कमी लाई जा सके, इसकी जो जड़ें हैं वो हिलाई जा सकें। नेहरू रिपोज्ड ग्रेट फेथ इन अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस। तो इसमें जो ये कॉमनवेल्थ है फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस का, इसमें नेहरू ने बहुत गहरा विश्वास दिखाया था अपना। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों का एक सच्चा राष्ट्रकुल। तो राष्ट्रकुल क्या होता है? राष्ट्रकुल होता है कोई राष्ट्र या गणतंत्र राष्ट्र जिसे कहते हैं, जैसे इसमें हमने देखा ऊपर है स्वतंत्र और परस्पर सहयोग जो करते हैं राष्ट्र, उनका एक राष्ट्रमंडल होता है ये। that would play a positive role in softening if not ending the cold war। हो सकता है ये कोल्ड वॉर को तो ना ख़त्म कर पाए, लेकिन कोल्ड वॉर के खतरे को और इन राष्ट्रों के बीच में जो दुश्मनी पनप रही थी उसको कम करने में ये एक पॉजिटिव रोल निभा सकता है, ऐसा नेहरू जी का इसके अंदर विश्वास था। नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कोज विच हैड लिटल टू डू विद इंडियाज़ रियल इंटरेस्ट। तो नॉन अलाइनमेंट वो नहीं है जो लोग सजेस्ट करते हैं या जो इसके बारे में विचार रखते हैं कि इसका इंडिया के रियल इंटरेस्ट से या उसके हितों से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अ नॉन अलाइंड पोस्चर ऑल्सो सर्व्ड इंडियाज़ इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली। बल्कि हमारे जो चिंतक है या जो राजनीतिक हैं वो कहते हैं कि जो नॉन अलाइंड है इसकी नीतियाँ जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मतलब नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को भी बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। तो सीधा सीधा कम से कम 2 तरीक़ों से तो इंडिया को नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी से या नीतियों से फ़ायदा पहुंचता है। तो एक बार ये वाले देख लेते हैं तरीके कौन से हैं। फर्स्ट, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टांसेस। पहला तो ये है सीधा कि नॉन अलाइनमेंट जो है उसकी वजह से इंडिया इंटरनेशनल डिसीजंस ले सका है, कोई या किसी का पक्ष ले सका है इंटरनेशनल लेवल पर, दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट रेदर दैन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स एंड देयर अलाइज। और ये वो डिसीज़न होते थे जो इंडिया के हित में होते थे, ना कि सुपर पावर या उनके अलाइज के हित में। एंड सेकेंड, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। और इससे एक इंडिया को ये भी फ़ायदा हुआ कि इंडिया एक सुपर पावर के खिलाफ दूसरे को यूज़ कर सकता था। मतलब अगर कोई एक इस पर दबाव बनाते तो ये दूसरी सुपर पावर के पास जा सकता था। ऐसे में कोई भी सुपर पावर इस पर गलत पावर या मिसयूज़ नहीं कर सकते थे किसी भी पावर का। If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other। अगर इंडिया को लगता कि कोई एक सुपर पावर उसकी अनदेखी कर रहा है या उसको इग्नोर कर रहा है या उस पर अनुचित दबाव बना रहा है अपने साथ मिलने का या उसकी जो बातें मानने का, तो वो दूसरे सुपर पावर की हेल्प ले सकता है, उसकी तरफ जा सकता था। नेदर अलायंस सिस्टम को टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुले इट। अब कोई भी अलायंस इनमें से या कोई भी गुट ना तो इंडिया को लेकर बेफिक्र हो सकता था, ना उस पर अपनी धौंस जमा सकता था। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। इंडिया की जो गुटनिरपेक्षता की नीतियां हैं उनकी बहुत सी वजहों से आलोचना भी की जाती है। तो इस चैप्टर में हम ये 2 मुख्य आलोचनाएं देखेंगे कि क्यों इसको गलत माना जाता है। फर्स्ट, इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसे अनैतिक या अनप्रिंसिपल कहा जाता है।
In the name of pursuing its national interest, India often refused to take a firm stand on crucial international issues. तो ऐसा कहा जाता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कई बार इंडिया इंटरनेशनल इश्यूज़ पर एक कड़ा रुख अपनाने से कतराता है. सेकेंड, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकन्सिस्टेंट. दूसरा जो पॉइंट सजेस्ट करते हैं आलोचक, वो कहते हैं कि इंडिया इनएप्रोप्रिएट है, यानी कि असंगत है, एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स, और इंडिया कई बार विरोधाभासी व्यवहार अपना लेता है. ये क्यों कहा इन्होंने, हम इसका रीज़न देखते हैं. हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर्स फॉर जॉइनिंग अलायंसेज, इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द USSR फॉर 20 ईयर्स. ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमेशा से दूसरों की आलोचना करता रहा है, उन देशों की जो इन अलायंसेज को ज्वाइन करते हैं, इनमें शामिल हो जाते हैं. लेकिन इंडिया ने खुद 1971 में अगस्त के महीने में USSR के साथ 20 साल के लिए मित्रता की संधि की थी. This was regarded particularly by outside observers as virtually joining the Soviet alliance system. So जो बाहर से ऑब्जर्वर्स थे, उनका कहना था कि जो ये इंडिया ने ट्रीटी की है USSR के साथ में, ये सोवियत अलायंस सिस्टम में शामिल होना है इंडिया का. लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट के बहुत ही अलग व्यू थे इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर. उनका कहना था कि इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस. जब 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस आया, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश अलग बना था जब, उस टाइम पर इंडिया को डिप्लोमेटिक मतलब राजनीतिक और मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी. एंड दैट इन एनी केस ट्रीटी डिड नॉट stop India from having good relations with other countries including US. और किसी भी केस में कोई भी जो ट्रीटी है वो इंडिया को नहीं रोक सकती किसी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने से, और वो कंट्री US भी हो सकती है या USSR भी हो सकती है. नॉन अलाइनमेंट एज अ स्ट्रेटेजी इवॉल्व्ड इन द कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट. तो नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी के रूप में कोल्ड वॉर के टाइम पर उभर कर आई थी. एंड एज विल सी इन चैप्टर 2 with the disintegration of the USSR and of the Cold War in 1991. तो चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि जो USSR का विघटन हुआ और कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ जो 1991 में, उसके साथ ही नॉन अलाइनमेंट बोथ एज इंटरनेशनल मूवमेंट एंड एज कोर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी लूज्ड सम ऑफ इट्स अर्लियर रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस. कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट थी उसने इंटरनेशनल मूवमेंट के तौर पे और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी, उसके तौर पर अपनी रिलेवेंस और इफ़ेक्टिवनेस खो दी. कब खो दी? 1991 में कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ और USSR के विघटन होने के साथ साथ, क्योंकि ये बनाई इसलिए गई थी कि किसी गुट में शामिल नहीं होना है. अब जब उसमें से एक गुट है वो ख़त्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, इसका महत्व क्या रह जाएगा कि भाई कोई गुट ही नहीं है. जब एक ही गुट रह गया, सेकंड वाला जो US का था, अब उसमें शामिल होना ना होना क्या कह सकते हैं. अब 2 गुटों का तो मामला ख़त्म हो गया था ना उसके टाइम पे, तो इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो महत्वता थी वो ख़त्म हो गई थी 1991 के साथ. ख़त्म तो नहीं हुई थी मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. फिर भी जो नॉन अलाइनमेंट है उसमें बहुत सी कोर वैल्यूज़ थी, इम्पोर्टेंट वैल्यू थी इसकी, बहुत सारी जो इसके आइडियाज़ थे उसकी वजह से भी, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी तरह इसकी वैल्यू ख़त्म तो नहीं हुई थी, कुछ बच गई थी बाद में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मेन वैल्यू थी इसकी, इम्पोर्टेंस थी, वो ख़त्म हो गई थी. It was based on a recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become powerful force if they come together. तो ये जो नाम है इसके पीछे एक मान्यता थी कि जो ये डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं इनका एक ऐतिहासिक जुड़ाव है. इसलिए इनका मतलब है डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स में आते हैं जैसे कॉलोनी होती थी, जो कंट्रीज़ होती थी, कॉलोनी होती उपनिवेश,
जैसे इंडिया भी एक उपनिवेश था, तो ऐसे जो बहुत सारे उपनिवेश थे उस टाइम पर वर्ल्ड में, और जब वो आज़ाद हुए, अपने जो उनके ऊपर कब्ज़ा करे हुए थे देश उनसे आज़ाद हुए, तो उनको डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स बोला जाता है कि उपनिवेश उनमें से ख़त्म हो गया था। तो ऐसे जितनी भी कॉलोनी थी वो ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि जो ये कॉलोनीज़ थी ये कभी ना कभी किसी देश के उपनिवेश रहे हैं, इस वजह से इनका इतिहास कुछ मिलता जुलता है, इसलिए जुड़े हुए थे। एंड दे कैन बिकम पावरफुल इफ़ दे कम टुगेदर। और इनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स बन सकते हैं, जो भी डीकोलोनाइज स्टेट्स थी, अगर वो सारे एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो। It meant that poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers. इनका ये जो ऊपर लाइन दी गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो बिल्कुल छोटी और गरीब कंट्रीज़ भी होती थी, उनको भी बिग पावर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, उनका फॉलोअर बनने की ज़रूरत नहीं थी। बिग पावर्स में यहाँ आते हैं यूएस और यूएसएसआर मेन थे उस टाइम पर, क्योंकि जो ब्रिटेन और फ्रांस है बिग पावर थी तो वो भी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी पावर कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और जो नए जो देश थी जो पटल पर उभर कर आए थे वो ये दोनों ही कंट्रीज़ थी, इसलिए बिग पावर को यहाँ हम इसको ही मानेंगे कि यूएस और यूएसएसआर की बात चल रही है यहाँ पर। दैट दे कुड परस्यू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और इसका मानना है कि इनको ना तो उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, और ये अपनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी भी बना सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी वर्ड यहाँ क्यों यूज़ किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है, अगर जैसे कोई कंट्री उपनिवेश होती है किसी की, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया जब हमारा उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, तो उसके ऊपर कब्ज़ा था उनका, और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी। इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी होती थी वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई जाती थी, और जो हमारे इंडिया के खुद के लोग हैं वो नहीं बनाते थे फॉरेन पॉलिसी। इसका मतलब है कि जो देश अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सके ना, वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के कब्ज़े में नहीं होता है। और ऐसी कंट्रीज़ को सोवरेन बोला जाता है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। इसका मतलब होता है कोई कंट्री अपने ऊपर खुद राज करे। इंडिया को भी सोवरेन बोला जाता है, और इसको हमारे प्रेम्बल में भी यूज़ किया गया है इस वर्ड को, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम खुद बनाते हैं, किसी और देश का हमारे ऊपर कोई ज़ोर नहीं है कि उनकी मर्ज़ी से हम नहीं बनाते हैं किसी और के दबाव में आकर। It was also based on a resolve to democratize the international system, और ये इस रिजोल्व पे भी आधारित है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको हम डेमोक्रेटाइज़ करें, लोकतंत्र बनाएं, उसमें कोई जैसे भेदभाव ना रहें, या जो बिग पावर्स हैं सिर्फ उसकी ना चले, जो छोटी पावर्स हैं उनके भी उसमें इम्पोर्टेंस रखे जाए, उनको कुछ मान्यता दी जाए। बाय थिंकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज़, ये क्या सोच रहे हैं, कैसे बनाएंगे डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल सिस्टम को, जो वर्ल्ड ऑर्डर आज के टाइम पर चल रहे हैं उनको रिड्रेस करेंगे ये, ठीक है, उनको रास्ता दिखाएंगे दोबारा, और जो एग्जिस्टिंग इनइक्विटीज़ चल रही हैं ना, असमानताएं जो चल रही हैं उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं, तभी तो हमारे जाके डेमोक्रेटाइज बनेगी, तब सब में भेदभाव ख़त्म होगा और समानता आएगी। तो These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. और जो ये इस नाम के जो कोर आइडियाज़ थे, ये ऐसे जो इनको जो पुअर कंट्रीज़ को ऊपर लाना चाहती थी या डेमोक्रेटाइज बनाना चाहती इंटरनेशनल सिस्टम को, ये आज के टाइम भी रेलिवेंट है, चाहे कोल्ड वॉर जो वो ख़त्म हो चुका हो। तो हम देखते हैं ऐसे ही कि जो नाम है वो आज भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि जो ये सारे इसके आइडियाज़ थी कि इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज बनाना या पुअर कंट्रीज़ को ऊपर लाना, ये सब आज के टाइम पर भी हैं, और इसकी वजह से इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी होती हैं नाम की, क्योंकि ये गुटबंदी के टाइम पे बनाया गया था। जब कोल्ड वॉर के टाइम पर गुटबंदी होती थी तो इसका कहना था कि किसी गुट में शामिल नहीं होना है। तो लोग कहते हैं कि आज के टाइम तो वो गुटबंदी नहीं है, कोल्ड वॉर ख़त्म ही हो चुका है जब, तो फिर ये क्यों बना हुआ है, इसकी कोई मान्यता रही नहीं है अब तो। लेकिन ये जो सारे हमने रीज़न पढ़े हैं लास्ट में जो भी हैं, ये बताते हैं कि नाम जो है आज के टाइम पे भी, प्रेजेंट में भी रिलेवेंट क्यों है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ होगी उसमें भी, क्योंकि इसमें से बिल्कुल क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट एनी डाउट इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। और ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, इसमें से भी पक्का क्वेश्चन आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में आता है
जो अब की बार पैटर्न आया था ना, लास्ट ईयर में भी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या पता अब तो पैटर्न चेंज हो जाए, बाकी आगे के आगे देखते हैं। तो उसमें पक्का आता है इसमें से एक नई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसके दूसरी वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में डाल दिया जाएगा, जिसमें इस पर पूरा फोकस करके इसको पढ़ाया जाएगा। सो गाइज़, यहाँ लगभग हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, एंड आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल, and if yes, then please subscribe the channel for more videos, and if you have any doubt, you can drop your doubts without any hesitation in the comment section. Also like the videos. Thank you guys for watching the video.